170 दिन और एक काल कोठरी। एक ऐसा इंसान जिसे कभी इस देश ने सिर आंखों पर बिठाया, उसे रातों रात गद्दार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया जाता है। उसे खूंखार अपराधियों की तरह राजस्थान की जोधपुर जेल में डाल दिया जाता है। सत्ता का पूरा इकोसिस्टम और ट्रोल्स की फौज उसे चीन और पाकिस्तान का एजेंट साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन बिना किसी शोर शराबे के एक सरकारी लेटर आता है और रातों रात उस इंसान पर लगा एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटा लिया जाता है। एक मामूली से कागज पर लिख दिया जाता है, लद्दाख में अब शांति है, इसलिए हम इन्हें रिहा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया इन चंद दिनों में? 170 दिन तक जो आदमी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा था, वो अचानक बेगुनाह कैसे हो गया? क्या सच में लद्दाख में शांति हो गई है या फिर दिल्ली में बैठी सरकार किसी बात से डर गई है? क्या 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली उस सुनवाई से घबराहट हो गई है, जहां इस पर झूठ का पर्दाफाश होने वाला था? नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज बात होगी उस इंसान की जिसने बिना कोई पत्थर उठाए सरकार को बैकफुट पर ला दिया। आज हम बताएंगे कि कैसे महज यूट्यूब थंबनेल के आधार पर देश के सबसे बड़े कानून का इस्तेमाल किया गया। इस पूरी कहानी के तार कहां से जुड़े हैं, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 2009। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, थ्री इडियट्स। इस फिल्म में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू पूरे देश को पसंद आया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो किरदार कोई काल्पनिक नहीं था। वो प्रेरित था लद्दाख के असल जिंदगी के हीरो सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक कोई आम नाम नहीं है। 2018 में उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। देश और दुनिया के कई बड़े मंचों पर उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी गिनती सबसे सम्मानित शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों में होती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी व्यक्ति को देश का दुश्मन बताकर जेल में डाल दिया गया? उनकी पत्नी के खिलाफ इंटरनेट पर अनाप शनाप बातें लिखी जाने लगी। इसकी जड़ें जुड़ी है 5 अगस्त 2019 से। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। शुरुआती कुछ दिनों तक लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। आतिशबाजी हुई क्योंकि उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जल्दी लद्दाख के लोगों को यह एहसास होने लगा कि उनके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है। उन्हें डर सताने लगा कि बाहर से बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, उनकी जमीनें खरीदेंगे और लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को तबाह कर देंगे। यहीं से मांग उठी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, और अगर पूर्ण राज्य न मिले तो कम से कम 6 शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की। अब आप सोचेंगे 6 शेड्यूल क्या है? आसान भाषा में समझिए, हमारे संविधान में कुछ खास आदिवासी और पहाड़ी इलाकों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच दिया गया है। अगर किसी इलाके को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो वहां की जमीन को बाहर का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। वहां की सरकारी नौकरियों पर स्थानीय लोगों का हक होता है और वहां के लोग अपने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति के लिए अपने कानून खुद बना सकते हैं। दिल्ली से बैठकर उन पर कोई नियम नहीं थोपा जा सकता। अभी यह नियम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाकों में लागू है। लद्दाख बस यही मांग रहा था। लेह अपेंडिक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे संगठनों ने सोनम वांगचुक के साथ मिलकर इस आंदोलन को खड़ा किया। बातचीत चल रही थी, लेकिन नतीजा सिफर। फिर आता है 10 सितंबर 2025। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक लेह के शहीद पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 23 सितंबर 2025 को इस हड़ताल में बैठे 2 बुजुर्ग, 72 साल के शेरिंग अचूक और 60 साल की ताशी डोलमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस घटना के बाद लद्दाख के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। 24 सितंबर को लद्दाख बंद बुलाया जाता है और देखते ही देखते जो प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण था वो हिंसक हो गया। सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी जाती है।
बीजेपी के दफ्तरों को निशाना बनाया जाता है। पुलिस आंसू गैस छोड़ती है, लाठीचार्ज करती है, फायरिंग होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भयंकर हिंसा में 4 लोगों की जान चली जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और इसी हिंसा के बाद 26 सितंबर 2025 को प्रशासन एक बड़ा कदम उठाता है। सोनम वांगचुक को कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए उन्हें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है और अक्टूबर में उन्हें लेह से सीधा राजस्थान की जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि एनएसए आखिर है क्या और यह इतना खतरनाक क्यों है। आमतौर पर पुलिस किसी को तब पकड़ती है जब उसने कोई जुर्म किया हो, लेकिन एनएसए यानी रासुका प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। इसका मतलब है कि पुलिस को सिर्फ शक हो जाए कि आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं तो वो जुर्म होने से पहले ही आपको जेल में डाल सकती है। इसमें पुलिस को कोई एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। आपको अपना मनपसंद वकील करने की आजादी नहीं मिलती और सबसे डरावनी बात, सरकार आपको बिना किसी ट्रायल के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। सोनम वांगचुक इस खतरनाक कानून के तहत जेल में थे। सोनम वांगचुक के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हैबस कॉर्पस याचिका दायर की। हैबियस कॉर्पस हमारे संविधान का एक बहुत ताकतवर हथियार है। जब पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से बंधक बना ले, कोर्ट सरकार की कॉलर पकड़कर पूछ सकता है, आपने इस व्यक्ति को किस जुर्म में पकड़ा हो, इसे हमारे सामने पेश करो। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई शुरू हुई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने 2 फरवरी 2026 को कोर्ट में 2 दलीलें दी जो चौंकाने वाली थी। तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक युवाओं को भड़का रहे थे, वो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई हिंसा के उदाहरण दे रहे थे। सरकार ने यहाँ तक कहा कि वांगचुक लद्दाखियों के लिए हम और भारत सरकार या सेना के लिए वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी अलगाववादी सोच को दर्शाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन दलीलों पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा, आप कुछ ज्यादा ही अज्यूम कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है उसे आप जेल में रख रहे हैं, यह चिंताजनक है। अब आते हैं उस क्लाइमैक्स पर जिसने पूरी बाजी पलट दी। 10 मार्च 2026 की सुनवाई। वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने वांगचुक पर एनएसए किस आधार पर लगाया है। जानते हैं, महज एक यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखकर और एक बड़े वीडियो का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काटकर। सिब्बल ने कहा कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसका मतलब बिल्कुल अलग निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी और 17 मार्च को हम वो पूरा वीडियो देखेंगे जिसके आधार पर आपने एनएसए लगाया है। और दोस्तों, खेल यहीं पलट गया। 14 मार्च का दिन था। 17 मार्च की सुनवाई में बस 2-3 दिन बाकी थे। सुप्रीम कोर्ट पूरा वीडियो देखता। अगर इस वीडियो में देशद्रोह जैसा कुछ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से तीखे सवाल पूछता। फजीयत तय थी और ठीक इसी फजीयत से बचने के लिए 14 मार्च को अचानक एक लेटर आ जाता है कि हम सोनम वांगचुक पर से एनएसए हटा रहे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? चलिए मान लिया कि सरकार ने अपना चेहरा बचाने के लिए बैकफुट पर आते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन 170 दिनों का क्या? एक उम्र दराज व्यक्ति ने जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उस काल कोठरी में झेली, उसका हिसाब कौन देगा? उस ट्रोल आर्मी का क्या जिसने दिन रात बैठकर उन्हें चीन का एजेंट बताया? क्या वो लोग अब माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी के माथे पर जो देशद्रोही का दाग लगा दिया जाता है उसे मिटाने में उम्र लग जाती है। सोनम वांगचुक रिहा होंगे। 170 दिन की खामोशी के बाद जब वो बाहर आएंगे तो यकीनन उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। उनके तर्क होंगे, उनकी दलीलें होंगी और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिन लोगों ने उन पर कीचड़ उछाला था वो अब उनसे नजर कैसे मिलाएंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और शांतिपूर्ण हड़ताल करना कोई अपराध नहीं है। यह हमारा संवैधानिक हक है और जब भी इस हक को कुचलने की कोशिश की जाएगी कोर्ट और जनता दोनों ही सवाल पूछेंगे।
इस पूरे मसले पर आप क्या सोचेंगे? तो वांगचुक की रिहाई न्याय की जीत है या सिर्फ सरकार का फर्जियत से बचने का एक पैंतरा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो न्यूज़ चौपाल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी यही सपोर्ट हमारी ताकत है ताकि हम सच को बिना किसी डर के आपके सामने रख सके। मैं हूं प्रज्ञाश तिवारी, बने रहिए न्यूज़ चौपाल के साथ।